अभी आपको बराह रास्त कंदकोट लिए चलते हैं, जहां इमरान खान जलसागाह में पहुंच गए हैं और खिताब कर रहे हैं। अभी नहीं सुने जरा आप। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, तो जरा खामोशी से सुने मैंने जो खबर पढ़ी, और यहां ऊपर भी खामोशी। हलीम, ओहो, आराम से बैठो, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाए ना प्लीज। यहां एक ऊपर भी जलसा हो रहा है, जरा मैं पहले इस जलसे से डील कर लूं। आराम से बैठ जाए सारे। जी अच्छा जी, सुने आप। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मैं चाहता हूं जरा इसको गौर से सुने। एक बाप ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा था, वो उसका बेटे बेरोजगार था, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री वालों को कह रहा था कि मेरे बेटे को मेरी नौकरी दे दो। तो बेरोजगार बेटे को उसने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमारे कानून इजाजत नहीं देते, आपका बेटा। तो उसने कहा अगर मैं रिटायर हो जाऊं तो फिर मेरे बेटे को मेरी जगह पे ले आओ। उन्होंने कहा नहीं, कानून इजाजत नहीं देता, सिर्फ कानून इजाजत देता है कि अगर आप मर गए तो तब आपकी जगह आपका बेटा आ सकता है। ये सुनो जरा, क्योंकि मैं एक बाप हूं। उस बाप ने, ये आज सुबह के अखबार में, उस बाप ने बिल्डिंग की छत पे खड़े होकर छलांग मार के मर गया ताकि उसके बेटे को नौकरी मिले। बेरोजगारी, अब सोचें कि इस मुल्क में 60% पाकिस्तानी 25 साल से कम है। इसका मतलब अक्सरियत नौजवानों की है। नौजवान इस वक्त बेरोजगार फिर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही। कई मियां वाली जो मेरा हल्का है, कई नौजवान क्योंकि नौकरी नहीं मिलती, या वो जुर्म की तरफ जाते हैं और या वो मुंशियात की तरफ जाते हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। ये सारे पाकिस्तान में है, लेकिन आपके सिंध में ये उससे भी ज्यादा है। आपका जो मसला है, जो मैं देख रहा हूं, 21 साल से मैं सिंध में फिर रहा हूं। मैं यहां 20 साल पहले भी इधर से गुजरा था। गौर से सुने मेरी बात। मुझे, आपको मैं अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहता हूं, मुझे यहां कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं नजर आई 20 सालों में। वहीं का वहीं खड़ा है। अब कंदकोट के लोगों, सुनो मेरी बात। अब आप शऊर रखते हैं, मैं अब आपको समझाता हूं कि क्यों यहां बेरोजगारी है। बेरोजगारी, सारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? देखें, रोजगार कैसे मिलता है, क्यों यहां से लोग जाते हैं। कोई दुबई जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, कोई आगे सऊदी अरेबिया जाता है, बर्तानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, मलेशिया में नौकरियां ढूंढने जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। क्यों जाते हैं वहां क्यों नौकरियां हैं और पाकिस्तान में नौकरियां क्यों नहीं है? नौजवानों, ये जरूरी है आपसे समझना, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में एक बात कही थी, 47 में जब नया पाकिस्तान बना था। उन्होंने कहा था कि हमें जो भी हमारी सालाना आमदनी है उसका 20% तालीम पे हमें खर्च करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर हमने अपने लोगों को तालीम ना दी, हमारे लोग करप्शन को नहीं रोक सकेंगे, और अगर करप्शन को नहीं रोकेंगे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये एक अजीम लीडर ने कहा था, एक ईमानदार लीडर, एक सच्चा लीडर, एक पढ़ा लिखा लीडर, एक अक्लमंद लीडर। उसने तब देख लिया था कि अगर हमने लोगों को तालीम ना दी, तो उसे पता था कि जो पाकिस्तान का आज हाल है, बेरोजगारों की फौज है और लूटमार, करप्शन का मतलब लूटमार की इतनी इंतहा है कि आज जो पैसा यहां खर्च होना चाहिए, अगर ये पैसा यहां खर्च हो, यहां फैक्ट्रियां बने, या एग्रो इंडस्ट्री बने, या आपके ऊपर या पानी साफ मिले, स्कूल अच्छे हो, अगर वो पैसा यहां खर्च हो जो करप्शन से मुल्क से बाहर जा रहा है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिसमें नवाज शरीफ फंस गया पैनामा में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, कि चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर ले जाना, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यहां नौकरियां ना मिलने की यह है कि यहां पैसा जो इधर खर्च होना है वो दुबई चला जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है, उधर नौकरियां मिलती हैं, यहां लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, हमारे पास पैसा ही नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए, हमारे पास पैसा ही नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, मुल्कों की आबादी 2.5 करोड़ नहीं होती, यहां 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर फिर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है स्कूल चलाने के लिए, क्योंकि पैसा बाहर भेज देते हैं, चोरी करके डॉलर खरीद के पैसा बाहर जाता है, और जब पैसा बाहर जाता है या डॉलर की कमी होती है, और जब डॉलर की कमी होती है तो हमें IMF के पास घुटनों पे जाना पड़ता है कर्जे लेने के लिए। कर्जे लेता है पाकिस्तान, कर्जों की कीमत कौन अदा करता है? कौन अदा करता है? अवाम अदा करती है। शाबाश। और कैसे अदा करती है? टैक्स लगते हैं। कैसे टैक्स लगते हैं? सबसे पहला टैक्स तो, सबसे ज्यादा टैक्स तो मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर लगता है। कितना टैक्स लगता है? 50% टैक्स डीजल पे लगता है। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? 40% टैक्स लगता है। आपने जो मोबाइल फोन जलाए हुए हैं, 100 रुपए के कार्ड पे कितना टैक्स लगता है? 35 रुपए या 40 रुपए, मैं भूल गया हूं। तो ये हर चीज आप खरीदते हैं 17% टैक्स लगता है। अब चोरी कोई करता है, कीमत आप अदा करते हैं, वो अमीर हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े शाहाना महल मेफेयर में, दुबई में, अमेरिका में, आसिफ जरदारी की फ्रांस में शैटो, जिसको एक महल, तो वो तो अमीर होते जा रहे हैं। और कौम का आज ये हाल है, कौम का ये हाल है कि 40% पाकिस्तान के बच्चे, 40 नहीं 45% पाकिस्तान के बच्चे, क्योंकि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि उनको हम खुराक नहीं पूरी दे सकते, ना वो अपने पूरे कद पे पहुंचते हैं, ना उनके ज़हन पूरी तरह बढ़ते हैं, यानी वो माशरे में पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज आप सबके पास, मैं तो आपको बल्कि जगाने आया था, मुझे बड़ी खुशी है कि आप जागे हुए हैं। ये
और ये बार बार कब से बारियां ले रहे हैं और आके वही बातें करते हैं। सारे इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, मुख्तलिफ नारे हैं, रोटी कपड़ा मकान। अब तो खैर बड़ा पुराना नारा हो गया वो। और कोई कहता मैं लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, अगर मैंने ना की तो मेरा नाम बदल देना। वो कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है ड्रामाबाज शरीफ। उसने खुद कहा है कि मेरा नाम बदल देना। 4 साल पहले कहा था कि अगर 6 महीने में बिजली ना आई तो मेरा नाम बदल देना। शहबाज शरीफ तुम्हारा हमने नाम ड्रामाबाज शरीफ रखा है। और अच्छा शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मेरे ऊपर 20 अरब या 10 अरब का हर्जाना करेगा, क्योंकि मैंने उसे कहा कि उसने नहीं, शरीफ खानदान ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ, ये तो तुमने जबरदस्त काम कर दिया। मैं तो अब तुम्हारी अदालत में इंतजार करूंगा। वो तो एक बात है ना, जो रिश्वत देने की कोशिश की थी वो तो एक बात है। तुमने सारी जिंदगी 30 साल से रिश्वत देने के अलावा किया क्या है? तुमने किसको रिश्वत, तुमने और नवाज शरीफ ने किसको रिश्वत नहीं दी? तुमने तो जो छांगा मांगा में सियासतदानों की कीमतें लगा के रेस्ट हाउस में बंद किया, वो सारे पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तानियों, अगर हम तब खड़े हो जाते आज ये हालात ना होते। जब इन शरीफ बरादरान ने जब सियासतदानों के जमीरों का सौदा किया था और छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद किया, फिर बूरबन ले गए। अगर हम तब स्टैंड ले लेते, कौम कहती, खड़ी हो जाती कौम। मैं तो उन दिनों में क्रिकेट खेल रहा था, मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं तो इधर उधर दुनिया के दौरे करता था, नहीं तो मैं तब भी खड़ा हो जाता इनके खिलाफ। लेकिन देखें, जब कौम हक और सच पे नहीं खड़ी होती, जब वो जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती और नाइंसाफी के, जब वो जुर्म होते देखती है, तो उसको फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान ने अदा की कि जब हमने देखा कि ये रिश्वत देते थे। जौहर टाउन के 5 अरब के प्लॉट इन्होंने तब 1990 में 5 अरब रुपए के प्लॉट इन्होंने सियासतदानों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए। सोचें कि वो आज 100 अरब से ज्यादा होगा, और सबको पता था, किसी ने कुछ नहीं किया। लिहाजा वो रिश्वत बढ़ती गई, करप्शन बढ़ती गई, और आज हम यहां पहुंच गए हैं। सुनो नौजवानों, आपने देखा था कि जब नवाज शरीफ रियाद गया, सऊदी अरेबिया भी गया था, आपने देखा टीवी पे? पहले तो नजर आया आपको कहीं? लेकिन गया था तो गया, वो सारों ने कहा जनाब हवाई जहाज में 6 घंटे अपनी तकरीर तैयार कर रहा था। 6 घंटे, बड़ी पता नहीं कौन सी तकरीर तैयार कर रहा होगा जिसको 6 घंटे लगे। और वहां जाके क्या हुआ वहां? तकरीर ही नहीं करवाई उन्होंने। ये ऐसे है। मैं जब छोटा था ना, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहता था, तो मैं बड़ी सारा हफ्ता नेट प्रैक्टिस करता था, बड़ी तैयारी करता था। तो जब इतवार को ग्राउंड पे पहुंचता था तो मेरा नाम ही टीम में नहीं होता था। 12वां खिलाड़ी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी वहां 12वां खिलाड़ी बना दिया जाके। देखें, ये तो खैर मजाक है, लेकिन मैं सीरियस आपसे बात कर रहा हूं। ये सारे पाकिस्तानियों के लिए शर्मनाक बात थी कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर
20 करोड़ पाकिस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर और वहां जाए समिट पे और ना उसको तकरीर करने दें और ना अमेरिका का जो सदर ट्रंप है, ना उसने जब सारी दुनिया की बात की कि दहशतगर्दी